तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एक स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे जो कि मैंने लिखा है यहाँ पर कि कार्ल मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा है कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसको उन्होंने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र में इस बात को कहा था। अब इसके आगे देखिए आप कि मार्क्स संभवतः वह पहले सामाजिक चिंतक थे जिन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक जो परिवर्तन है वो वर्ग संघर्ष द्वारा ही संभव है। यानी कि मार्क्स वह पहले व्यक्ति थे, पहले सामाजिक विद्वान थे जिन्होंने ये कहा कि समाज में जो परिवर्तन होना है, जो व्यापक परिवर्तन होना है, जिसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, वो उनका कहना था कि वर्ग संघर्ष के द्वारा ही संभव है। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि मार्क्स के अनुसार मार्क्स ने जो समाज की संरचना बताई कि समाज किस तरह से बना हुआ है, क्या चीज़ें हैं उसमें, तो उसमें मार्क्स बात करते हैं सामाजिक संरचना की, जिसमें वो कहते हैं कि सामाजिक संरचना जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक है सब स्ट्रक्चर, जिसको कि मार्क्स ने समाज का आधार कहा है, और दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत की जिसको कि हिंदी में हम अधिसंरचना कहते हैं, जिसके अंतर्गत सरकार, धर्म, राजनीति, कला, संस्कृति, बाकी की सारी चीज़ें आती हैं। और लेकिन ये इसके ऊपर आधारित होती है सब स्ट्रक्चर पर, जो कि क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसी मोड ऑफ प्रोडक्शन पर ये जो चीज़ है सुपर स्ट्रक्चर, इसको आगे मैंने एक्सप्लेन किया है। ये जो सुपर स्ट्रक्चर है इसका बेस ये है सब स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, मार्क्स ने कहा कि मोड ऑफ प्रोडक्शन ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे बदलेगा, इसमें जैसे जैसे परिवर्तन होगा, उसी तरह जो है जो सुपर स्ट्रक्चर है, यानी धर्म हो गया, राजनीति, संस्कृति, कला और तमाम जो चीज़ें हैं, हमारी जो संस्थाएं बदलती हैं, वो सब जो है किसके बदलने से बदलेगा, उत्पादन प्रणाली। उत्पादन प्रणाली वही मोड ऑफ प्रोडक्शन। देखिए आगे मैंने ये चार्ट बनाया है, इसको आप लोग बना सकते हैं। ये है उत्पादन प्रणाली, यानी कि इसी को हमने कहा है सब स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर ये जो चीज़ें हैं, तो ये बेस है सोसाइटी का, ये बेस है और इसके ऊपर ये सारी चीज़ें। तो अगर बेस बदलता है, अगर जो फाउंडेशन है उसमें परिवर्तन होता है, तो बाकी सारी चीज़ें जो उस पर आधारित होती हैं वो अपने आप बदल जाती हैं। अब आगे मार्क्स ने मोड ऑफ प्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है उत्पादन की शक्तियाँ, जिसको कि हम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, FOP के नाम से जानते हैं, और दूसरा इधर आप देखिए उत्पादन के संबंध, यानी कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ROP। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत देखिए मैंने लिखा है कि उत्पादन के साधन, जिसमें कि कच्चा माल आता है, यंत्र आता है, औजार आते हैं, इसका श्रम शक्ति आती है, जैसे मानवीय ज्ञान, कुशलता और टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजी हम विकसित करते रहते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उत्पादन का संबंध ये क्या होता है, उत्पादन की प्रक्रिया में लगे व्यक्तियों के बीच का संबंध, पूंजीपति और श्रमिकों के मध्य संबंध। अब आगे हम बात करेंगे कि पूंजीपति किसे कहेंगे और श्रमिक कौन होता है। आगे देखिए, अब बात करते हैं पूंजीपति कहते किसको, इंग्लिश में उसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट। तो मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वे लोग होते हैं जिनका उत्पादन के साधनों, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर नियंत्रण होता है। आगे, मजदूर या श्रमिक वे लोग होते हैं जिनका उत्पादन के साधनों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यानी जितनी भी जो भी संसाधन होते हैं, जो भी पूंजी होती है, उस पर कुल नियंत्रण जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का होता है, श्रमिकों का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अब आगे देखिए, आधुनिक पूंजीवादी समाज में उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है। तो जितनी भारी मात्रा में आजकल जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते जो फैक्ट्रियां लगी हैं, उन सभी में
बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, जिसका कुल मिलाकर जो लाभ होता है वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति को होता है। उसमें इस फैक्ट्री में जो मजदूर लगे होते हैं उनको कम से कम सैलरी दी जाती है, ताकि अधिकतम जो लाभ है वो पूंजीपति खुद कमा सकें, और जिससे उनकी पूंजी का संचय होता रहे, पूंजी उनकी एक्यूमुलेट होती रहे, वो बढ़ती रहे और लगातार उनका ये कार्य बढ़ता रहे। आगे देखिए, मैंने नोट करके लिखा है कि पूंजीपति मजदूरों के श्रम को उचित मूल्यों से कम मूल्यों में खरीद कर अतिरिक्त मूल्य को पूंजी में बदल लेते हैं। अब देखिए, ये जो अतिरिक्त मूल्य होता है, अतिरिक्त मूल्य क्या होता है? जैसे किसी मजदूर ने जितना काम किया, उसको उसके काम का उतना पैसा न देना, उससे बहुत कम देना उसको, और बाकी का जो मूल्य बचा है, बाकी का जो सारा पैसा है वो खुद के लिए रख लेना। यही काम ये पूंजीपति लोग करते हैं। अधिकतम जो उत्पादन अधिकतम करवाएंगे इनसे, और कम से कम मजदूरी में अधिकतम उत्पादन करवाकर उस उत्पादन का, वो जो अतिरिक्त उत्पादन हुआ है उसका जो फ़ायदा है वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को मिलता है, जिसके चलते वो लगातार अमीर होते रहते हैं। लेकिन गरीब को कुछ नहीं मिलता। गरीब को सिर्फ इतना मिलता है कि वो आज का उसका काम चल जाए, ताकि कल वो फिर आए मजदूरी करने, क्योंकि संसाधनों पर उसका कोई अधिकार है नहीं। भाई, मजदूरों का संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं है, तो इसके चलते इसको तो डेली कमाने जाना पड़ेगा, और ये ठहरे इनके पास सब कुछ धरा है, सारा नियंत्रण इसके पास, इन लोग के पास है। आगे देखिए, यही अतिरिक्त मूल्य श्रमिकों के शोषण का कारण है। यही जो अतिरिक्त मूल्य जो श्रमिकों की मेहनत का परिणाम होता है, इसका सारा जो लाभ मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पूंजीपतियों को मिलता है, और यही जो अतिरिक्त मूल्य है, यही इनके शोषण, यही श्रमिकों के शोषण का कारण है। आगे हम देखते हैं कि लगातार शोषण के चलते श्रमिकों में वर्ग चेतना के विकास के फलस्वरूप वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। भाई, लगातार जब शोषण होता रहेगा तो एक टाइम के बाद ये जो मजदूर होंगे, ये जो श्रमिक होंगे, ये आपस में यूनाइट हो जाएंगे। ये आपस में यूनाइट होंगे। इनको जब ये एहसास होने लगेगा कि नहीं, हमारा तो शोषण हो रहा है, हमसे उत्पादन ज़्यादा करवाया जा रहा है लेकिन हमको उसका पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, तब ये जो है यूनाइट होंगे आपस में, और उसके बाद ये बढ़ेंगे क्रांति करने की दिशा में। आगे देखिए, वर्ग संघर्ष के कारण क्रांति होती है। अब इस क्रांति को मार्क्स ने वायलेंट रिवॉल्यूशन कहा है। वायलेंट रिवॉल्यूशन, हिंसक क्रांति। मार्क्स का मानना है कि एक समय पे जब श्रमिकों का शोषण बहुत अपने चरम पे पहुंच जाएगा, जब एक्सट्रीम शोषण होने लगेगा, तब उस समय ये मजदूर जो है ये क्रांति करने पर उतर आएंगे। उस समय ये क्रांति करने पर उतर आएंगे। फिर जाके जब ये क्रांति करेंगे तो इस क्रांति के पश्चात उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का एकाधिकार हो जाएगा। जब क्रांति करेंगे तो सत्ता में एकदम से परिवर्तन हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा। तो पहले जिन संसाधनों पर अधिकार किसका था? पूंजीपतियों का था। उस पर फिर इन श्रमिकों का अधिकार हो जाएगा, श्रमिकों का एकाधिकार हो जाएगा, तथा समाज में एक नई व्यवस्था स्थापित होगी। देखिए, क्रांति जब भी होती है, क्रांति के फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इन सब में कंप्लीट चेंज हो जाता है। यानी कि पूरी तरह से वो बदल जाती है, उसका स्वरूप दूसरा हो जाता है। और मार्क्स के अनुसार जब ये हिंसक क्रांति होगी, मार्क्स के अनुसार जब श्रमिक जो होंगे, मजदूर जो होंगे, वो आपस में यूनाइट होंगे और वो एक हिंसक क्रांति करेंगे। उस हिंसक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन के जो साधन हैं उन पर श्रमिकों का एकाधिकार हो जाएगा, और इस प्रकार जो सामाजिक व्यवस्था बनेगी उसको हम साम्यवादी व्यवस्था के नाम से जानेंगे। तो उस समय जो समाज बनेगा उसको हम साम्यवादी समाज के नाम से जानेंगे। तो ये था कुल मिलाकर मार्क्स का आर्थिक सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन का जो मार्क्स का आर्थिक सिद्धांत है वो कुल मिलाकर यही था।